Hello everyone, this is Preeti Sharma and welcome back to Shilpreeti Learning. Today we'll be completing the chapter that we started in the last video, that is Elasticity of Demand. Microeconomics का चैप्टर नंबर 4 है ये, और ये इस चैप्टर की सेकेंड वीडियो है. इसके पहले एक वीडियो और बनाई थी जहाँ पे हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था. उसके बाद प्राइस इलास्टिसिटी और उसके मेजरमेंट को पढ़ा था कि उसे हम कैसे मेजर करते हैं. अब इस वीडियो में हमें डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ना है और फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी पढ़ना है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला टॉपिक हमारा डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है. डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जो हमने इसको कैटेगराइज करा है वो 5 पार्ट्स में करा है. एक परफेक्टली इलास्टिक है, एक परफेक्टली इन इलास्टिक है, उसके बाद हाईली इलास्टिक है, लेस इलास्टिक है और एक है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड. ये बेसिकली जो डिवीजन होता है वो ईडी के बेसिस पे होता है कि जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसका मेजरमेंट कितना आया है. फॉर एग्जांपल, अगर हमारी ईडी इन्फिनिटी के बराबर है, मींस इफ ईडी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, तो ये आता है हमारे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में. उसके बाद अगर हमारी ईडी इक्वल्स टू 0 है तो वो आती है परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड में. और हाईली इलास्टिक डिमांड के लिए ईडी को 1 से बड़ा होना चाहिए. लेस इलास्टिक डिमांड के लिए जो ईडी है वो 1 से छोटी होती है. और यूनिटरी इलास्टिक में तो ईडी इक्वल्स टू 1 होगी. ठीक है, क्योंकि यूनिटरी है, यूनिट मीन्स 1 होता है, तो यूनिटरी इलास्टिक में ईडी इज इक्वल्स टू 1 है. ठीक है, तो इसके अपने अपने ग्राफ हैं, उस ग्राफ को हमें स्टडी करना है, वहां से क्वेश्चंस आते हैं. सो हियर कम्स द टॉपिक नंबर 1, दैट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. ये कब होती है? अभी हमने जस्ट पढ़ा कि इसमें जो होती है वो ईडी इक्वल्स टू इन्फिनिटी होती है. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? व्हेन देयर इज एन इनफाइनाइट डिमांड फॉर एट अ पर्टिकुलर प्राइस, मीन्स किसी भी कमोडिटी के लिए इनफाइनाइट डिमांड है एक पर्टिकुलर प्राइस पे. यहाँ पे हमारा प्राइस पी है, इसकी डिमांड इनफाइनाइट है, कभी क्यू, कभी Q1, कभी Q2, इस तरीके से इसकी डिमांड है. ठीक है, बट डिमांड बिकम्स 0 विद अ स्लाइट राइज इन द प्राइस. अगर प्राइस में थोड़ा सा भी राइज हो, इसकी वजह से जो डिमांड होगी वो 0 हो जाएगी. इस केस में हम कहते हैं कि डिमांड फॉर द कमोडिटी इज परफेक्टली इलास्टिक. ठीक है, और परफेक्टली इलास्टिक डिमांड जो ये वाली सिचुएशन है ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है. दिस इज एन इमेजिनरी सिचुएशन. ओके, और इसमें हमें 3 चीज पता चलती है. सबसे पहली चीज क्या होती है? ईडी हमारी इन्फिनिट होती है. ठीक है, और जो हमारी डीडी कर्व है, यानी कि जो डिमांड कर्व है, वो डिमांड कर्व होती है हॉरिजॉन्टल. ठीक है, यहाँ पे डिमांड कर्व हॉरिजॉन्टल है. ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट होता है कि जो हमारी डिमांड कर्व है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, ये पैरेलल जा रही है. तो ये 3 बातें हमें परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में ध्यान में रखनी है कि ये कब होता है? जब किसी पर्टिकुलर प्राइस पे कमोडिटी की इनफाइनाइट डिमांड है और with a slight rise in price the demand may become 0. ठीक है, so this is for perfectly elastic demand. next topic हमारा है perfectly inelastic demand. so next topic is perfectly inelastic demand. इसमें क्या होता है? just opposite. कैसे? वहां पे ईडी हमारी इनफाइनाइट थी, यहाँ पे जो ईडी है वो इक्वल्स टू 0 होती है. और ईडी इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या हुआ? कि जो इलास्टिसिटी है वो एकदम 0 है. That means there will be no any change in demand with change in price. अगर प्राइस में थोड़ा बहुत चेंज आ भी रहा है तो उससे डिमांड में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. यहाँ पे प्राइस में चेंजेस है, P1 पे P से P1 हुई या फिर P2 हुई, डिमांड हमारी क्या है? सेम. ठीक है, तो इस केस में भी 3 बातें हैं. सबसे पहले क्या? ईडी इज इक्वल्स टू 0 होगा. दूसरा क्या है? जो डीडी कर्व है वो होगी हमारी वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन है. और सेकेंड थिंग, जो डीडी कर्व है वो पैरेलल होगी वाई एक्सिस के. ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस है, डीडी जो लाइन हमारी जो कर्व है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है. तो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड में यही होता है, जब डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आता प्राइस के चेंज की वजह से, तो अब हम क्या कहते हैं? जब डिमांड फॉर सच कमोडिटी इज सेड टू बी परफेक्टली इनइलास्टिक, मींस जो डिमांड है उस कमोडिटी की वो इनइलास्टिक है, वो चेंज नहीं हो रही है. ठीक है, और जैसा हमने उसमें पढ़ा था कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड जो होती है वो इमेजिनरी सिचुएशन है, सिमिलरली परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड भी जो है वो एक इमेजिनरी सिचुएशन है. ठीक है, ऐसा रियलिटी में नहीं होता. नेक्स्ट हमारा जो है वो है हाईली इलास्टिक डिमांड. नेक्स्ट पढ़ते हैं. हियर कम्स नेक्स्ट, दैट इज हाईली इलास्टिक डिमांड. डिमांड हाईली इलास्टिक कब होती है? तो डिमांड को हाईली इलास्टिक होने का मतलब क्या है? कि जो डिमांड में उसमें चेंजेस ज़्यादा होंगी. तो यही है यहाँ पे, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. किसी भी कमोडिटी के प्राइस और क्वांटिटी में चेंज आ रहा है. सपोज कि एक्स कमोडिटी है, इसकी प्राइस में चेंज आ रहा है 20% से, और 20% इंक्रीज की वजह से जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 40% से कम हो रही है. तो जो चेंज इन डिमांड है वो चेंज इन प्राइस से ज़्यादा है, ये 40 है और ये 20 है. तो इस केस में क्या है? डिमांड में ज़्यादा चेंजेस आ रही है, तो यहाँ पे जो डिमांड है वो हाईली इलास्टिक है. ठीक है,
तो इसमें क्या होता है, ईडी इज मोर देन 1, ईडी हमेशा ग्रेटर देन 1 आता है और इसकी जो डिमांड कर्व है ऐसे स्लोपिंग डाउनवर्ड होती है, इसका ग्राफ है ये। तो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करना है और ऐसे ही बताना है। अब इसमें हमारे पास दो बातें हैं। सबसे पहले क्या कि जो ईडी है वो ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। ग्रेटर देन 1 क्यों होगा, क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन प्राइस, ठीक है। सेकेंड थिंग क्या है कि जो हमारी डिमांड कर्व होती है वो फ्लैटर होती है और एक्स एक्सिस के टुवर्ड्स ज़्यादा झुकी हुई होती है, ठीक है। तो ये दो बातों का ध्यान रखना है। इसमें एक चीज़ और आती है कि कर्व जितना ज़्यादा फ्लैटर है वो उतना ज़्यादा इलास्टिक होगा। मीन्स अगर कर्व ज़्यादा फ्लैटर है, ज़्यादा झुका है एक्स की तरफ, तो इलास्टिसिटी भी जो होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है। मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी ज़्यादा होगी। अब इसका ग्राफ देखते हैं। ग्राफ में क्या है, यहाँ पे प्राइस था हमारा P, पहले प्राइस था, इनिशियल प्राइस है ये। इसमें प्राइस में थोड़ा सा मतलब प्राइस फॉल हुए, P1 बना। तो जब प्राइस गिरा तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो ज़्यादा बढ़ी है, Q1 से Q2 हो गई। यहाँ पे जो मेजरमेंट है, यहाँ पे प्राइस कम और यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा बढ़ी है। मीन्स कि यहाँ पे जो परसेंटेज चेंज दिख रहा है आपको वो ज़्यादा दिख रहा होगा। इसकी वजह से जो डिमांड कर्व है वो झुका हुआ है एक्स की तरफ, है ना। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो इस तरीके से आपको ग्राफ बनाने हैं। ये जो 2-3 पॉइंट्स मैं इंपॉर्टेंट बताती हूँ ये भी लिखना है, साथ में आपको डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। तो इतना काफ़ी होगा। हियर कम्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लेस इलास्टिक डिमांड। डिमांड जब लेस इलास्टिक है, तो यहाँ से ही पता चल रहा है डिमांड लेस इलास्टिक है। इसका मतलब क्या होगा, जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस होगा वो ज़्यादा होगा और क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज जो है वो कम आएगा, है ना। यहाँ पे जो चेंज इन प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन जो चेंज इन क्वांटिटी है वो कम है। तो इस केस में क्या होता है, डिमांड को लेस इलास्टिक कहा जाता है। लेस इलास्टिक का मतलब क्या, डिमांड कम चेंज हो रही है। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे डिमांड कम चेंज हो रही है और इस केस में क्या होगा, ईडी जो होगा वो 1 से कम, ठीक है। ईडी विल बी लेस देन 1 और जो स्लोप होगा, मीन्स जो हमारी डिमांड कर्व है, उसे हम कहेंगे स्टीपर। तो यहाँ पे दो वर्ड्स आपको ध्यान में रखने हैं। अभी जो पीछे हमने पढ़ा था फ्लैटर, और अभी एक और वर्ड आया स्टीपर। फ्लैटर का मतलब होता है जो भी डिमांड कर्व है वो एक्स एक्सिस के टुवर्ड्स इंक्लाइन होगी, ठीक है। और जो स्टीपर है, इसमें जो डिमांड कर्व होती है वो वाई एक्सिस के टुवर्ड्स इंक्लाइन होती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर फ्लैटर ज्यादा है तो ज्यादा इलास्टिक, स्टीपर ज्यादा है तो कम इलास्टिक, ठीक है। तो ये आता है इसके अंदर, और ये 3 चीजें आपको लिखनी है। डेफिनेशन में आपको पूरा कंप्लीट लिखना पड़ेगा। व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, देन डिमांड इज सेड टू बी लेस इलास्टिक, ठीक है। तो इस तरह से लिखना है और आपको इस तरीके का एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। Here comes next topic, that is unitary elastic demand. Unitary elastic demand कब होती है? इस केस में क्या है, हमें पता है कि यूनिटरी इलास्टिक है तो जो ईडी होगी वो इक्वल्स टू 1 होगी, है ना। तो अगर ईडी इक्वल्स टू 1 है तो इस केस में होगा क्या, जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है और जो चेंज इन प्राइस है वो आपस में इक्वल होंगे, तभी ईडी इक्वल्स टू 1 होगी, क्योंकि इनको डिवाइड करके ही आती है ईडी हमारी। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारी जो क्वांटिटी डिमांड है उसमें जो चेंज आया और जो प्राइस है उसमें जो चेंज आया वो दोनों आपस में इक्वल है, यानी कि चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तो इस केस में कर्व बनता है इस तरीके का, ठीक है, और इसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोलते हैं, और ये होता है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। और इसमें जो इसके एग्जांपल्स हैं, मींस कि किस किस कमोडिटी की यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होती है, तो उसमें स्कूटर आ सकता है, रेफ्रिजरेटर आ सकता है, ये सारी चीज़ें आती हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड के अंदर। मींस कि इनकी डिमांड जो होती है वो यूनिटरी इलास्टिक होती है। सो यहाँ पे हमारा डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड खत्म हो गया। इसमें कहीं पे आपको डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। और इसमें लिखना कैसे है तो मैंने बता दिया, ग्राफ बनाना है, डेफिनेशन लिखनी है, और जो 2-3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बताए हैं, जैसे मैंने फ्लर्टर वाला वर्ड बताया, स्टीपर बताया, तो ये सारे जो है वो मार्क्स गेन करने के लिए होते हैं, तो इनको लिखना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ कमोडिटी। जिस भी कमोडिटी की हम बात कर रहे हैं उसका नेचर क्या है। किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए कमोडिटी नेसेसिटी में आ सकती है, कंफर्ट में और लग्जरी में आ सकती है, ठीक है। तो अगर कमोडिटी नेसेसिटी है, नेसेसिटी मीन्स कि खाने पीने की चीज़ें जैसे कि ग्रेन्स वगैरह हैं, फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, मेडिसिन, तो ऐसे वाली जो कमोडिटीज़ होती हैं इनके लिए जो डिमांड होती है वो जनरली इनइलास्टिक होती है, क्योंकि हम इनको डिले नहीं कर सकते। खाना तो हम खाएंगे ही, अगर महंगे भी हो रही हैं चीज़ें तो भी हमें खाना ही है, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें हम कंज्यूम करेंगे, तो ये इनकी डिमांड जो होती है वो इनइलास्टिक होती है, ठीक है। नेसेसिटी गुड्स जो होती है उनकी डिमांड होती है इनइलास्टिक। जो कंफर्ट वाली गुड्स होती हैं जिनको जो हमारे कंफर्ट के लिए होते हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर है, फैन है,
ये सारी चीज़ें हमारी कंफर्ट के लिए, तो इनको खरीदने को हम पोस्टपोन भी कर सकते हैं। अगर अभी हमारे पास पैसे ना हो तो हम पोस्टपोन कर सकते हैं। तो ये जनरली इलास्टिक होती है, मीन्स कि थोड़ी सी इलास्टिक होती है, इसकी डिमांड में चेंजेस आ जाती हैं, लोग इसको परचेज नहीं करते, बाद में करने को सोचते हैं। और जो लग्जरी गुड्स होती है इनकी हाईली इलास्टिक डिमांड होती है, ठीक है। अगर लग्जरी वाला गुड्स है और उसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो हम उसे खरीदते ही नहीं है, सीधा डिमांड उसकी कम कर देते हैं। तो इस तरीके से डिवाइड होते हैं। नेचर ऑफ कमोडिटी कैसे अफेक्ट करता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर नेसेसिटी है तो इनइलास्टिक होगा गुड, अगर कंफर्ट गुड है तो जनरली इलास्टिक होगा, और लग्जरी है तो फिर ये ज़्यादा इलास्टिक होगा। नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट। सब्सटीट्यूट अगर अवेलेबल है तो सब्सटीट्यूट क्या होता है, एक गुड्स की जगह जब हम दूसरे गुड्स को यूज़ कर सकते हैं। बहुत फेमस एग्जांपल है इसका पेप्सी और कोका कोला, ठीक है। अगर थोड़े से भी प्राइसेस इंक्रीज होंगे पेप्सी की तो फिर कंज्यूमर्स जो है वो कोका कोला की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, है ना। तो अगर सब्सटीट्यूट ज़्यादा अवेलेबल है तो इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी डिमांड की। क्यों, अगर थोड़े से भी चेंजेस आएंगे इसके प्राइस में तो इसकी डिमांड इलास्टिक होगी। मीन्स अगर प्राइसेस बढ़ते हैं अगर पेप्सी के तो लोग क्या करेंगे, फिर कोक खरीदना शुरू कर देंगे, है ना। तो इसलिए अगर अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट ज़्यादा है तो डिमांड जो होगी वो ज़्यादा इलास्टिक होगी, लोग जल्दी जल्दी डिमांड को चेंज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज इनकम लेवल, कंज्यूमर की इनकम लेवल। तो इसमें दो तरीके से हम देख सकते हैं, अगर हाई इनकम है तो और अगर लो इनकम है तो सपोज अगर किसी की हाई इनकम है, ठीक है, और कार के प्राइसेस बढ़ गए, अगर उसकी हाई इनकम है तो उसे ये ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि वो खरीद सकते हैं। बट अगर लो इनकम वाला पर्सन कार खरीदने को सोच रहा हो और अगर उसके प्राइसेस बढ़े तो उसको ये इफेक्ट करेगा, क्योंकि उसकी इनकम लो है तो वो परचेज शायद ना कर पाए। तो जो हाई इनकम वाले लोग होते हैं, मेनली हम उन्हें रिच पीपल कह सकते हैं, उनके लिए क्या होता है, प्राइस में चेंजेस ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती उनकी डिमांड को, ठीक है। तो उनके लिए जो डिमांड होती है वो इन इलास्टिक होती है, जनरली इन इलास्टिक होती है ना। और जो लो इनकम वाले होते हैं उनके लिए इलास्टिक होती है, क्योंकि उन्हें सोच समझ के खरीदना है, उनकी इनकम कम है तो उस हिसाब से वो चीज़ें परचेज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर नंबर 4 क्या है। फैक्टर नंबर 4 इज लेवल ऑफ प्राइस। लेवल ऑफ प्राइस कैसे इफेक्ट करेगा। सपोज दो कमोडिटी लेके चलते हैं, एक लैपटॉप और एक नीडल, ठीक है। अगर लैपटॉप के जो भी करंट प्राइसेस है उस पर जो भी उसकी डिमांड है, सपोज उसकी प्राइसेस P है तो उस पर डिमांड उसकी Q है, और नीडल के प्राइसेस P1 है और उस पर डिमांड उसकी Q2 है, ठीक है। तो अगर लैपटॉप के प्राइसेस बढ़ते हैं, ज़्यादा बढ़ जाए, 5-10 हज़ार से अगर बढ़ेंगे तो उसकी डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि एक तो ये एक्सपेंसिव गुड है, ऊपर से इसकी प्राइसेस और बढ़ गए तो लोग डिमांड कम करना लगेंगे, है ना। बट नीडल अगर 1-2 रुपए की मिल रही है, वो बढ़ के 1.5 या 2.5 रुपए की हो जाए तो उससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। तो लेवल ऑफ प्राइस भी इफेक्ट करती है। अगर एक्सपेंसिव गुड है तो उसके लिए डिमांड होती है हाईली इलास्टिक, उसकी डिमांड जल्दी चेंज होती है, हाईली इलास्टिक। और इनएक्सपेंसिव गुड्स के लिए डिमांड होती है लो इलास्टिक या लेस इलास्टिक बोल सकते हैं, ठीक है। तो लेवल ऑफ प्राइस ऐसे इफेक्ट करता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। नेक्स्ट इज पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन। अगर कंजम्पशन को हम पोस्टपोन कर सकते हैं तो, और अगर नहीं कर सकते हैं तो क्या होगा। सपोज हमारे पास दो कमोडिटी लेके चलते हैं, फिर से एक लेते हैं हम बिस्किट, ठीक है, और दूसरी लेते हैं मेडिसिन। अब इसमें से हम किसकी कंजम्पशन को पोस्टपोन कर सकते हैं। बिस्किट की कंजम्पशन को आराम से पोस्टपोन कर सकते हैं, लेकिन मेडिसिन की कंजम्पशन को पोस्टपोन नहीं कर सकते, है ना। तो इसकी कंजम्पशन पोस्टपोन हो सकती है तो इसकी डिमांड इलास्टिक होगी, आज नहीं खरीद सकते, ठीक है, कल खरीद लेंगे, डिमांड में चेंज आएगा। बट मेडिसिन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसके प्राइसेस कैसे भी हो, अगर ज़रूरत है तो हम खरीदेंगे। तो पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन में क्या होता है, अगर पोस्टपोनमेंट पॉसिबल है तो डिमांड हाईली इलास्टिक हो जाती है, और अगर नहीं है पॉसिबल तो फिर वो इन इलास्टिक होती है। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ यूजेस, कि किसी कमोडिटी के कितने नंबर ऑफ यूजेस हैं, उस पर डिपेंड करता है कि उसकी डिमांड चेंज होगी या नहीं। सपोज हम इसमें एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। नंबर ऑफ यूजेस में इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे यूजेस हैं। हमारे खुद के घर में फैन चलता है, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस बढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, इसके बहुत सारे नंबर ऑफ यूजेस हैं, मीन्स बहुत सारे यूजेस हैं इसके, हम इसके यूजेस को डिस्ट्रिक्ट करेंगे। मीन्स कि एसी नहीं चलाएंगे, फैन में ही काम चला लेंगे, रेफ्रिजरेटर कुछ टाइम के लिए बंद रखेंगे, वॉशिंग मशीन ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। तो इससे क्या हुआ, इसके डिमांड पे इफेक्ट पड़ा, क्योंकि नंबर ऑफ यूजेस है तो हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे यूजेस हैं इसके, हम इसके यूजेस को कम कर रहे हैं, मिनिमम से मिनिमम यूज़ करेंगे, क्योंकि प्राइसेस ज़्यादा हो चुकी है। तो जिन गुड्स के नंबर ऑफ यूजेस ज़्यादा होती है, मीन्स कि जिनको अलग अलग जगह पे यूज़ किया जा सकता है, उनके हम यूजेस को कम करते हैं, डिमांड कम कर देते हैं अगर उसकी प्राइस बढ़ती है तो। फॉर एग्जांपल मिल्क लेके चलते हैं, अगर मिल्क ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो, सस्ता हो जाए, तो इस केस में हम क्या करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट इससे बनते हैं, जैसे कि घर में दही जमा सकते हैं,
आइसक्रीम बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं। ये हम तब करेंगे जब मिल्क के प्राइसेस कम हो, और जब इसके प्राइसेस बढ़ेंगे तो हम इसे सिर्फ ड्रिंकिंग तक ही लिमिटेड रखेंगे कि बस पीने तक और चाय बनाने तक ही इसको लिमिटेड रखते हैं, ठीक है। तो जिन कमोडिटी की यूजेस ज़्यादा होती हैं उस पे उसकी जो डिमांड होती है वो हाईली इलास्टिक होती है, प्राइस के साथ वो जल्दी जल्दी चेंज होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है टोटल एक्सपेंडिचर का, एक्सपेंडिचर में शेयर की हमारे जो भी टोटल एक्सपेंडिचर है, जितना हम खर्च कर रहे हैं उसमें उसका क्या शेयर है, उस कमोडिटी का क्या शेयर है। यहाँ पे भी सेम है, एग्जाम्पल है इसका लाइक मैच बॉक्स, माचिस का डब्बा, मैच बॉक्स। तो इसमें क्या होता है, मैच बॉक्स में इसके प्राइसेस अगर बढ़ेंगे या कम होंगे तो उससे हमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस पर हम बहुत कम खर्च करते हैं, ठीक है। तो हमारे टोटल एक्सपेंडिचर में जिन चीज़ों पे हम ज़्यादा खर्च कर रहे हैं उस पे उसका इफेक्ट पड़ता है अगर उसके प्राइसेस बढ़े तो। जैसे कि नीडल वगैरह है, या सोप है, या मैच बॉक्स है, या टूथपेस्ट है, इनका खर्चा ज़्यादा नहीं होता तो इनके प्राइसेस बढ़ने से हमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन जिस पे हम ज़्यादा खर्च करते हैं उनके प्राइसेस अगर बढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, फिर डिमांड में कमी लेके आते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जिन चीज़ों पे ज़्यादा खर्च हो रहा है, मीन्स ग्रेटर द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम इज स्पेंट ऑन अ कमोडिटी, द डिमांड इज मोर इलास्टिक, ठीक है। तो अगर ज़्यादा खर्च कर रहे हैं तो डिमांड क्या होगी, ज़्यादा इलास्टिक होगी, और अगर कम खर्च कर रहे हैं तो डिमांड कम इलास्टिक होगी, ठीक है। नेक्स्ट कम्स पॉइंट नंबर 8, फैक्टर नंबर 8, दैट इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड में क्या होता है, टाइम पीरियड में दो तरीके से इसको हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं शॉर्ट टाइम में और लॉन्ग टर्म में, मीन्स कि शॉर्ट टर्म में क्या होता है और लॉन्ग टर्म में क्या होता है। शॉर्ट टर्म में हैबिट बदलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है, जल्दी से चेंजेस पे हम शिफ्ट नहीं कर पाते। तो जो शॉर्ट टर्म में डिमांड होती है वो थोड़ी सी इनइलास्टिक होती है, ठीक है, डिमांड इज इनइलास्टिक। और लॉन्ग टर्म में क्या होती है, डिमांड हाईली इलास्टिक हो जाती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे हम शिफ्ट कर जाते हैं, प्राइसेस में अगर चेंज है तो धीरे धीरे हम उसको कम परचेज करके दूसरी कमोडिटी की तरफ बढ़ते जाते हैं, है ना। तो ऐसे में क्या होता है, लॉन्ग टर्म में डिमांड अपनी हैबिट को चेंज करना पॉसिबल है, ठीक है, टाइम ज़्यादा मिलता है, तो ऐसे में इलास्टिक डिमांड होती है। और शॉर्ट टर्म में जो है डिमांड इनइलास्टिक होती है। तो टाइम पीरियड में हम इसी दो कैटेगरी से इसको जज करते हैं कि शॉर्ट टर्म में कैसे होगा और लॉन्ग टर्म में कैसे होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज हैबिट्स। हैबिट्स में क्या होगा, हैबिट्स में सीधे सीधे पता है, अगर किसी चीज़ की आदत लग जाए या लत लग जाएगी तो फिर उसकी डिमांड पे हम ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालते प्राइस के चेंजेस की वजह से। और सबसे बेस्ट इसका एग्जांपल है अल्कोहल, ठीक है, टोबैको, सिगरेट। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक्सपेंसिव हो जाएं तो भी लोग इसकी डिमांड कम नहीं करते, ठीक है, क्योंकि वो इस एडिक्टेड है, उनकी हैबिट बन चुकी है। तो जब चीज़ों की हैबिट हो जाती है तो उनके प्राइसेस बढ़ने से डिमांड पे इफेक्ट नहीं पड़ता। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि इनकी जो डिमांड होती है वो इन इलास्टिक होती है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इनकी डिमांड लेस इलास्टिक होती है। डिमांड कम कर देते हैं लोग, डिमांड में कम चेंजेस आते हैं, ज़्यादा चेंजेस नहीं आती, ठीक है। तो यहाँ पे ये टॉपिक हमारा खत्म, और इसके साथ हमारा चैप्टर भी खत्म। लास्ट वीडियो में हमने डिसाइड किया था कि 3 वीडियो में करेंगे, बट 2 में ही हो गया। अब नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। और कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप हमको, और या फिर कोई टॉपिक अलग से पढ़ना हो तो उसका वो भी बता सकते हैं, उसको फिर उसकी वीडियो ही अलग से बना देंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।